फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल @StudyZ2A में। और आज का हमारा टॉपिक है, मेरा टॉपिक है 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे, इनसे जुड़ी जो छोटी छोटी बातें होती है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट हम कह सकते हैं या इंग्लिश वोकैबुलरी कह सकते हैं, उसे लेके आया हूँ। तो शायद ये आपके लिए और हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे से जुड़ी कुछ बातों को आज हम हिंदी से इंग्लिश में जानते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ये है कि अब से कुछ ही दिन में 15 अगस्त आने वाला है। इसे हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और ठीक जनवरी में 26 जनवरी को जिस दिन को हम मनाते हैं वो हमारा गणतंत्र दिवस होता है। इसे इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। अब बात आती है इस दिन की, तो यहाँ पे एक खास जो पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले झंडे को हम जानते हैं, ध्वज और झंडा एक ही होता है, लेकिन इसे हम फ्लैग कहते हैं। ध्वज और झंडे को इंग्लिश में हम फ्लैग तो कहते ही हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय झंडा जिसे हम हिंदी में तिरंगा कहते हैं, उसे इंग्लिश में ट्राई कलर के नाम से हम सभी जानते हैं। अब एक बात आती है फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग होस्टिंग होती है जो कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय या महोदया के द्वारा जो झंडे को नीचे से ऊपर ले जाके फैलाया जाता है, तो वहाँ पे हम फ्लैग होस्टिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी हिंदी में ध्वजारोहण कहें या लहराना कहें। लेकिन 26 जनवरी को जब हमारे राष्ट्रपति साहब या राष्ट्रपति महोदया जब झंडे को क्या आसमान में फहराते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, इस कार्यक्रम को हम फ्लैग अनफर्लिंग कहेंगे। तो आपका ये डाउट जो है वो फ्लैग अनफर्लिंग और फ्लैग होस्टिंग ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रायः सभी इसे एक जैसा ही मानते हैं, चाहे फ्लैग होस्टिंग कहें या फ्लैग अनफर्लिंग कहें, लेकिन दोनों में अंतर है। तो हमें इस अंतर के साथ ही अपने बच्चे को सारी बातें समझानी है कि 15 अगस्त को हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है और 26 जनवरी को हमारा फ्लैग अनफर्लिंग होता है। अब बात आती है जब हम झंडे को फहराते हैं, ध्वजारोहण होता है या झंडोत्तोलन होता है, तो उसके बीचों बीच झंडे के राष्ट्रीय झंडे के बीच यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच एक चक्र होता है जिसे हम व्हील कहते हैं, तथा उस चक्र में कुछ तीलियां होती है जिसे हम स्पोक कहेंगे। साइकिल का स्पोक, टायर में जो स्पोक लगे होते हैं उसे भी हम प्रायः हिंदी में भी स्पोक कहते हैं, लेकिन ये बड़े संजोग की बात है कि ये इसका अंग्रेजी नाम भी स्पोक है और अंग्रेजी नाम हिंदी से काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और तीली शब्द का इस्तेमाल हम सभी ना के बराबर करते हैं। तो चक्र को व्हील कहेंगे और इसके जो तीलियां हैं उसे हम स्पोक कहेंगे। अब आज़ादी और आज़ाद, आज़ाद हम कह सकते हैं, फ्री कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इसे हम आज़ाद कहेंगे। लेकिन आज़ाद होने के लिए, जो हम आज़ाद हुए उसके लिए हमें पहले अंग्रेज़ों से लड़ाई करके आज़ादी लेनी पड़ी, तो उस आज़ादी को हम फ्रीडम या लिबर्टी से संबोधित करेंगे इंग्लिश में। आज़ादी शब्द को, जो हमारा हिंदी शब्द है, उसे हम इंग्लिश में फ्रीडम और लिबर्टी कह सकते हैं। अब बात आती है शासन। हमारे देश पे कुछ समय पहले तक, 15 अगस्त 1947 से पहले तक अंग्रेज़ों का शासन था, तो वो शासन को हम रूल कहते हैं। लेकिन शासन और शासन करना दोनों हिंदी में अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों का मीनिंग रूल होता है। अब बात आती है हमने जो आज़ादी पाई वो अंग्रेज़ों से लड़ के पाई, तो वो अंग्रेज को हम क्या कहेंगे? सिंपल में हम इंग्लिश मैन कहते हैं, लेकिन वो हमारा कहना गलत होगा। अंग्रेज को हम ब्रिटिशर कहेंगे। और बात आती है हमारे उस आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी का काफ़ी बड़ा योगदान था, तो स्वतंत्रता सेनानी को हम फ्रीडम फाइटर के नाम से इंग्लिश में संबोधित करते हैं। और बात आती है हमारी आज़ादी की, तो यहाँ पे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे भारतीयों ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अपनी बलिदानें दी, कुर्बानी दी। इस शब्द को इंग्लिश में हम सैक्रिफाइस कहेंगे। बलिदान या कुर्बानी को इंग्लिश में हम सैक्रिफाइस के नाम से जानते हैं। और गुलाम या दास, जो कि हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, तो वो गुलाम को हम हिंदी में दास भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड होता है स्लेव, SLAV। स्लेव से हम गुलाम या दास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है गुलामी। हम
गुलाम थे तो हमारी गुलामी थी, यानी हम एक दूसरे के अधीन थे, यानी अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें वो गुलामी हमसे गुलामी करवाते थे, तो गुलामी को हम स्लेवरी कहेंगे, SLAVERY। अगर हम किसी को अपना गुलाम बनाते हैं या वो हमारी गुलामी करता है, ऐसी करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बातें आती है, सेंटेंसेस में आती है, तो हम गुलामी शब्द के लिए स्लेवरी इंग्लिश में रखेंगे। और देशवासी, कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को हम कंट्रीमैन कह सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखना है, अगर देशवासियों की बात हो, बहुत सारे देशवासियों की बात हो, जहाँ पे एक से अधिक हो, 2, 10, 15 हज़ार, करोड़ों, लाखों की संख्या में देशवासियों को रिप्रेजेंट करना हो, तो वहाँ पे हम कंट्रीमैन रखेंगे, MAN के जगह पे MEN शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम, जो कि हम में होनी चाहिए, तो उस शब्द को अगर हमें सेंटेंस करना है या हिंदी टू इंग्लिश करना है तो पैट्रियोटिज्म कहेंगे। देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम को हम पैट्रियोटिज्म कहेंगे। अब बात आती है देशभक्त, वो तो बात होगी देशभक्ति, लेकिन अब बात आती है देशभक्त, तो इसको हम पैट्रियोट कहते हैं। और बात आती है शहीद, कुछ नेताओं ने हो या कुछ वीर जवानों ने या कुछ हमारे जो 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लड़ाई में शहीद हो गए, उसे हम कहेंगे मार्टियर, MARTYR, मार्टियर। और शहादत, इनकी शहादत को हम कहेंगे मार्टडम, मार्टडम कहेंगे, यानी शहादत होता है। और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, तो उस दिन हमें झंडे को सलामी करने का आदेश दिया जाता है। सलामी, इसे हम सैल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में। और सलाम करना, सैल्यूट। सलामी और सलाम करना दो हिंदी के अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में सैल्यूट हम कहेंगे। और धूमधाम ठाट बाट, कोई भी ओकेजन हो, हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, हमारा पर्सनल कोई त्यौहार हो या कोई पर्व हो, शादी विवाह हो या किसी भी तरह की पार्टी हो, उसे हम धूमधाम या ठाट बाट से मनाते हैं। तो इस धूमधाम और ठाट बाट के लिए हम इंग्लिश में POMP, पॉम्प शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है लोक नृत्य। हमारे देश में हर राज्य का अपना अपना एक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को हम फोक डांस कहते हैं। बात आती है झांकी, जो कि 15 अगस्त को या 26 अगस्त हो या किसी अन्य ओकेजन पे अगर झांकियां निकलती है, इस झांकी को हम टैब्ल्यू कहेंगे। तथा इसका एक और नाम है ग्लिम्प्स, GLIMPSE। ये झांकी को हिंदी में रिप्रेजेंट, इंग्लिश में रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत को हम इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहते हैं, जो हमारा है वंदे मातरम, और इसे लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। अब बात आती है राष्ट्रगान यानी जन गण मन, नेशनल एंथम। इसे हम इंग्लिश में नेशनल एंथम कहेंगे। इसे लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन हमें राष्ट्रगान के समय एक समय बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें उसकी पूरी पंक्ति को 52 सेकंड के अंदर ही समाप्त करनी होती है। अब बात आती है भाषण। जब हमारे यहाँ कोई ओकेजन हो, चाहे वो ऑफिशियली हो या हम किसी छोटे सभा को संबोधित कर रहे हो या 10 आदमी के बीच में कोई चीज़ बताने जा रहे हो, तो वो जो हमारा भाषण का प्रक्रिया होता है उसे हम इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। और संबोधित करना, हम किसी भी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब अपने राज्य की जनता को संबोधित कर रहे हों या हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे राष्ट्रपति साहब संबोधित कर रहे हों, तो उस संबोधित करना को हम एड्रेस कहते हैं। और बात आती है श्रद्धांजलि। इसे हम इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहेंगे। श्रद्धांजलि को हम इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहेंगे, लेकिन श्रद्धांजलि देना पे ट्रिब्यूट कहेंगे या पे होमेज कहेंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक ध्यान रखना है, मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो आता है वो हर रोज़ सुबह 8 बजे आपको जीके संबंधित और करंट अफेयर से रिलेटेड और जो वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और शाम के समय आपको इंग्लिश से जुड़ी छोटी छोटी बातें इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और एक दफ़े हमारे साथ बोलेंगे और कमेंट में करेंगे जय हिंद, जय भारत।